स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए सीधे ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे। दीपेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और बड़ी खबर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता देते हैं जो ग्वालियर से मिल रही है। लड़कियों की खरीद फरोख्त करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। 1,70,000 में नाबालिग लड़की का सौदा किया था। क्राइम ब्रांच और महिला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में ये आरोपी दंपत्ति है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेहद चौंकाने वाला ये मामला था और इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लड़की की खरीद फरोख्त करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। 1,70,000 में नाबालिग लड़की का सौदा इस दंपत्ति ने किया था। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, जिसके बाद लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। क्राइम ब्रांच और महिला थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी सफलता के तौर पर इस लिहाज से भी इस खबर को देखा जा सकता है कि लड़कियों की खरीद फरोख्त के मामले में क्या और भी कई खुलासे इस दंपत्ति के द्वारा किए जा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी सफलता के तौर पर इस खबर को आप देख सकते हैं। इस दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा लड़की की खरीद फरोख्त की गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, कैसे सफलता मिली इन दंपत्ति को गिरफ्तार करने में? उन्होंने सूचना दी थी क्राइम ब्रांच को कि एक रेखा शिवहरे नाम की युवती है, महिला, जो नाबालिग लड़कियों का सौदा करती है। इसी पर क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है खुद ग्राहक बनकर इस महिला से फोन पर बात की और इस महिला ने बताया कि एक नाबालिग लड़की है जिसकी शादी वो कर देगी और उसके लिए 1,70,000 रुपए में इसने सौदा किया था। क्राइम ब्रांच ने ही ग्राहक बनकर इससे बात की थी और जब रुपये लेने के लिए क्राइम ब्रांच ने इसको गिरिराज जी मंदिर के पास बुलाया तो ये रेखा शिवहरे और अपने पति विनोद शिवहरे के साथ पहुंची थी। वहां पहले से सिविल ड्रेस में तैनात क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इनकी निशानदेही पर इनके पास नाबालिग लड़की बरामद की है, जो एक मजदूर की बेटी है, जो सिर्फ 2,000 रुपए महीने के हिसाब से इन्होंने घर में रख रखा था। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि इनने और कौन सी वारदातें की थी। जानकारी मिली है कि रेखा ग्वालियर शहर के अलग अलग इलाकों में मकान बदल कर रहती थी। तो अब निश्चित तौर पर इनसे पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं इस मामले में। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त जशपुर से मिल रही है। विद्युत सब स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद सब स्टेशन में करंट फैल गया। करंट की चपेट में ऑपरेटर आया है। हादसे में ऑपरेटर अनुराग बेग की मौत हो गई है। नारायणपुर सब स्टेशन की घटना बताई जा रही है, जहां पर अचानक सब स्टेशन में ब्लास्ट हुआ। विद्युत सब स्टेशन यह बताया जा रहा है, जहां पर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद सब स्टेशन में करंट फैल गया, जिसकी चपेट में एक ऑपरेटर आया और इस ऑपरेटर की करंट की चपेट में आने की वजह से जान चली गई। जशपुर के नारायणपुर सब स्टेशन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर विद्युत सब स्टेशन पर ब्लास्ट होता है। पहले ब्लास्ट आखिर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कोई आपराधिक का घटना तो यहां पर नहीं हुई या फिर कहीं कोई लापरवाही इसका कारण हो सकती है, यह भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने रखी गई जशपुर से, जहां नारायणपुर विद्युत सब स्टेशन में एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद यहां पर सब स्टेशन में अचानक करंट फैल गया और करंट फैलने की वजह से जो ऑपरेटर वहां पर ऑपरेट करने का काम कर रहा था वो इसकी चपेट में आ गया और हादसे में उसकी जान चली गई। अनुराग नाम बताया जा रहा है जिस ऑपरेटर की इस हादसे में मौत हुई है। तो नारायणपुर सब स्टेशन की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर जशपुर से हम आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर विद्युत सब स्टेशन में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने की वजह से एक कर्मचारी की जान चली गई है। जो ऑपरेट करने का काम कर रहा था वो ऑपरेटर ब्लास्ट होने के बाद फैले हुए करंट की चपेट में आ गया और इस वजह से उसकी जान चली गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, कोई कारण स्पष्ट हो पाया? दीपेश, मैं आपको बताऊं कि आज दोपहर की ये घटना है और नारायणपुर जो सब स्टेशन है वहां पर ऑपरेटर अविनाश बेग अपनी बहनों से राखी बंधवाकर सब स्टेशन पहुंचा था और जैसे ही वो वहां पहुंचा, पहले उसने वहां स्थित बोर में हाथ पैर धोना शुरू किया और उसी दौरान जो है ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के बाद करंट जमीन में फैल गया और जमीन गीली होने की वजह से जो ऑपरेटर है वो उसकी चपेट में आ गया और मौके पे ही उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बावजूद जो है वहां के जो स्टाफ है उनके द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया कि शायद उसकी जान बच सके, लेकिन वहां ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और विद्युत
विभाग के बड़े अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बाकी खबरों के लिए एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत का। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया दीपेश। राम मंदिर की बात कर लेते हैं। राम मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त पर न तो सियासत थम रही है और ना ही बयानबाजी। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और इसके मुहूर्त को लेकर एक बार फिर से सवाल उन्होंने उठा दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मुहूर्त जो है, जब शिलान्यास हो रहा है तो हिंदू मान्यता के अनुसार जो मुहूर्त होना चाहिए उसको नजरअंदाज किया गया है और इसका नतीजा यह है कि देश के गृह मंत्री से पुजारी तक सब कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से पलटवार आया और कहा गया कि राम का नाम तो हमेशा शुभ होता है। गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सुंदर कांड करा रहे हैं, दिग्विजय लंका कांड में लगे हैं। सीएम शिवराज ने भी दिग्विजय पर ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा कि जब पौराणिक काल में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर और राक्षस आकर उसमें विघ्न डाला करते थे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने जो मुहूर्त को अशुभ बताया है या जिसको लेकर सवाल उठाए, इसके पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से भी इस मामले को लेकर सवाल किए गए थे। उन्होंने कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं। हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है। तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को, जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है? पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं और आस्थावान भी हैं, हिंदुत्व को नहीं मानते लेकिन हिंदू तो हैं। उनको पता है राम का नाम हमेशा शुभ होता है। इधर कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में भी जी ये चाहते हैं कि उस तरफ बढ़ जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम, यज्ञ हवन होते थे तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। कमोबेश उसी तरह की राजनीति है ये। मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी कोई पंडित तो हो नहीं गए। ये काम करना है, निकालना, मुहूर्त निकालने का काम ये ब्राह्मणों का है, ज्योतिषी का है। और किसी को अगर कोरोना हो जाए, किसी को कुछ हो जाए तो इसका मतलब क्या, मुहूर्त खराब है? कोई अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। जब कोई अच्छा काम है, जन भावना, आस्था का अगर कोई कार्यक्रम होता है तो देखिए इसमें वही है, हमारे मन में भाव अच्छा होना चाहिए। और इसलिए हम कोई शादी तो कर नहीं रहे हैं कि शादी अगर हम मुहूर्त नहीं है शादी कर दिए इसलिए शादी फेल हो जाए, ऐसा नहीं। दिग्विजय सिंह जी के इस अल्प ज्ञान पर मुझे शर्म आती है। वो अपनी हरकतें छोड़ने को तैयार नहीं है। हर मुद्दे पर राजनीति करना और राजनीति भी ओछे स्तर की करना, केवल मीडिया में बने रहने के लिए इतने सीनियर और इतने बुजुर्ग नेता को यह शोभा नहीं देता। सही मायने में दिग्विजय सिंह जी को यह बात अच्छी नहीं लग रही कि इस देश में राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा। राम का नाम अयोध्या या फिर बीजेपी की बपौती नहीं है, ये कहा है उमा भारती ने। दरअसल अयोध्या जा रही थी, उसके पहले पहुंची बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और जब आशीर्वाद लिया, दर्शन किए और उसके बाद मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि राम का नाम अयोध्या या बीजेपी की बपौती नहीं है। राम के नाम पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी है, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है। जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी अंत नहीं होता, वो अनंत है।
राम का नाम का पेटेंट कभी नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या या बीजेपी की बपौती नहीं है, ये कहना है उमा भारती का, जो कि अयोध्या रवाना हो रही हैं। इसके पहले उज्जैन गई थी, बाबा महाकाल के दर्शन उन्होंने यहाँ पर किए और जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राम के नाम का कोई पेटेंट नहीं करा सकता, किसी की बपौती नहीं है, चाहे फिर वो बीजेपी हो या अयोध्या, कोई भी हो, लेकिन बपौती नहीं है। राम का नाम सदा है, सर्वदा है, आदि अनंत है। हम लोगों का अंत हो जाएगा लेकिन राम नाम अनंत है और इसीलिए ये किसी को इसका पेटेंट नहीं हो सकता, ना ये किसी की बपौती है। ये बात वे उज्जैन में कहती हुई नजर आई। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को 5 तारीख को संपन्न होना है और इसमें शामिल होने के लिए तमाम वो लोग जो कि इस मंदिर निर्माण के आंदोलन से जुड़े हुए थे, वे लोग रवाना हो रहे हैं। जयभान सिंह पवैया भी रवाना हो गए और साथ में वे चंबल का पानी और साथ ही पीतांबरा पीठ की मिट्टी भी ले गए हैं। इसके अलावा उमा भारती भी अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। इधर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को देख पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अत्यंत सौभाग्यशाली है हमारे सामने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर के निर्माण के साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज्य आएगा। सारा देश गदगद है, प्रसन्न है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, प्रदेशवासियों, बहनों और भाइयों, 4 अगस्त की रात को और 5 अगस्त की रात को हम अपने अपने घर मंदिर निर्माण के लिए आनंद का प्रकटीकरण करने दीपक जलाएं। विद्युत ओरछा में भगवान राम की राजा के रूप में पूजा की जाती है और जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, ऐसे में ओरछा भी सजेगा, लाइट से सजेगा, दीपों से सजेगा। न्यूज़ 18 की खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने ओरछा मंदिर को विशेष तौर पर सजाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद 5 अगस्त को मंदिर में पुजारियों के द्वारा विशेष पूजन पाठ होगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी दीपेश का रुख करते हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से सियासत लगातार चल रही है, राम मंदिर की खबरों का आप जिक्र भी कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर दिग्विजय सिंह के बयानों के पलट कमलनाथ ने हनुमान चालीसा पाठ किया है। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम से पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कमलनाथ के निर्देश पर किया जा रहा है। कांग्रेसी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जैसा कि एक बार फिर हम आपको बता दें कि याद भी होगा आपको, हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ भी किया गया था। एक बार संत को बुलाया गया था और मंच से स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर बैठे थे और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था। उस पर फिर बहुत सारा
अब पॉलिटिकल ड्रामा भी आपको देखने को मिला होगा। कई बार हनुमान भक्त को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन एक बार फिर से अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेसी नेता अब हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले। आज हमारे प्रदेश के हमारे मुखिया कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने भी अपनी बात रखी है। कल 4 तारीख को भोपाल उनके निवास पे हनुमान चालीसा का पाठ करके हम भगवान श्री राम और हनुमान जी भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी को कमलनाथ जी ने निर्देश दिया है, प्रदेश के कांग्रेस जनों को, आम जनता को, कि कल 4 तारीख को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने पास के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ। तो एक और खबर आपको बता देते हैं। एक तरफ कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है तो बीजेपी भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। राम मंदिर भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी सामने आ चुका है। सभी अपने अपने घरों में 4 अगस्त को दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा और अखंड रामायण का पाठ करें। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन को ना कहें। और उससे पहले ये एक बार फिर अब अपील बीजेपी और कांग्रेस ने कर दी है। कांग्रेस भी कल हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है तो बीजेपी भी हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है। इसको लेकर अपील दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से की गई है। पहले खबर आपने सुनी होगी, सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री इस बात को स्पष्ट भी कर रखे थे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने सभी कांग्रेसी नेताओं से हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है। तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पूरे प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों में दीप जलाकर हनुमान चालीसा और अखंड रामायण का पाठ करने की अपील की। हम सबका परम सौभाग्य है कि जिस क्षण का इंतजार केवल भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को था, वो क्षण अब आया है। 5 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। भारत के अंदर अब एक नए राम राज्य। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर सियासत लगातार जारी है। इस मामले में प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हमेशा राजनीति ही करती आई है। इस मामले को लेकर बीजेपी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, वो ये कह रहे हैं। के नाम पर कांग्रेस पाखंड कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण 27% आरक्षण मिले, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। ना उच्च न्यायालय में ठीक से पक्ष रखा, यहाँ तक कि 8 माह तक उच्च न्यायालय में कोई उस समय की कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में भर्ती हैं, अपना कोरोना का इलाज करा रहे हैं। उनका आज हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया और अच्छी बात यह है कि उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, लेकिन कोरोना अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। टेस्टिंग रिपोर्ट उनकी कोविड पॉजिटिव आई है। 10वें दिन हालत उनकी स्थिर है। उनके सभी मेडिकल पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। सीएम शिवराज की आज अस्पताल से छुट्टी होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। 1 हफ्ते उन्हें और अस्पताल में गुजारना पड़ सकता है। अभी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनकी। फिलहाल अस्पताल में ही रहेंगे और कल होने वाली कैबिनेट जैसे वर्चुअल कैबिनेट पूर्व में हुई थी वैसे ही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णतः स्वस्थ हैं, उनके सभी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और वो अस्पताल में बैठकर भी पूरी तरह से सरकार की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। कोरोना जैसे संकट को लेकर
वो पूरे प्रदेश में दिशा निर्देश के माध्यम से संकट से उबारने की कोशिश कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द अस्पताल से वापस आएंगे। और आज रक्षाबंधन का पर्व भी है, तो मुख्यमंत्री ने अस्पताल में रहकर ही इस पर्व को मनाया और यहां कोरोना योद्धा नर्स जो लगातार कोरोना से पीड़ित संक्रमित हुए लोगों का इलाज कर रही हैं, मुख्यमंत्री का भी इलाज कर रही हैं, वहीं पर तैनात हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। आज उन्होंने वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की पत्नी ने भी सीएम को राखी बांधी। वे भी पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव, और अस्पताल में वे भी भर्ती हैं। इधर कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में रक्षाबंधन का पर्व बुजुर्ग महिलाओं के साथ मनाया। हर साल की तरह इस बार भी वे परदेसीपुरा स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे और यहां पर जो बुजुर्ग महिलाएं उनके साथ उन्होंने इस पर्व को मनाया, उनसे राखी बंधवाई और उन्हें तोहफा दिया। कोरोना महामारी के चलते उन्होंने ये कार्यक्रम छोटे स्वरूप में और सादगी के साथ किया। देखिए, संकल्प तो दृढ़ इच्छा शक्ति का है कि हम सब लोग इस कोविड के संकट से ईश्वर की कृपा से जल्द मुक्त हों और सब बहनों से और बुजुर्गों से ये आशीर्वाद मांगेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा है कि कोविड से निपटने के लिए हम सबको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने की प्रक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी दीपेश जुड़े थे ब्रेकिंग स्टूडियो से। दीपेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।